हेलो दोस्तों। तो कैसे हो आप सब। तो आ गए हैं हम अपने फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस पर। तो इसकी आज यूनिट 1 पूरी कंप्लीट करने वाले हैं अपनी। तो शॉर्ट ट्रिक के साथ इसकी यूनिट 1 को हम कंप्लीट करेंगे आज। इस पूरे लेक्चर में आपको यूनिट 1 से जितने भी टॉपिक्स हैं सारे क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस को। तो बेसिकली हमें यूनिट 1 में क्या क्या पढ़ना है। ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड उसके रूल्स कब कब आए और उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, डेफिनेशंस क्या है, और मिस ब्रांडेड ड्रग, एडल्ट्रेटेड ड्रग, स्प्यूरियस ड्रग। तो सबसे पहले इन सब चीज़ों को देखते हैं। सबसे पहले देखेंगे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड इसके रूल्स क्या क्या थे, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारी फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस की यूनिट 1 है, जिसमें हमें पढ़ना सबसे पहले ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 और इसका जो रूल आए थे वो 1945 में आए थे, ठीक है। तो ये बेसिकली इसमें हमें ऑब्जेक्टिव पढ़ना है। डेफिनेशंस जो अभी बताई, स्पूरियर ड्रग, मिस ब्रांडेड ड्रग, तो ये सब क्या होती हैं, और लीगल डेफिनेशन मतलब एक्ट वगैरह। तो शेड्यूल ए से लेकर वाई तक हमें शेड्यूल्स पढ़ने हैं, ठीक है। देन फिर इम्पोर्ट ऑफ ड्रग पढ़ेंगे, फिर मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग पढ़ेंगे, फिर कंडीशंस पढ़ेंगे, लाइसेंस के लिए कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर को। तो सबसे पहले देखते हैं कि फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस होता क्या है। तो बेसिकली फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस क्या होता है, फार्मास्यूटिकल प्लस जूरिस्प्रूडेंस का मिक्सचर है। फार्मास्यूटिकल मतलब रिलेटेड टू फार्मेसी, और जूरिस्प्रूडेंस का मतलब न्याय या स्टडी ऑफ लॉ, मतलब न्याय का स्टडी करनी या लॉ की स्टडी करनी, जो कानून है उनकी स्टडी करना। तो फार्मास्यूटिकल के भी कुछ कानून हैं। फार्मास्यूटिकल टैबलेट जो कोई बनाता है, कंपनीज बनाती हैं, या फार्मास्यूटिकल जो कोई फार्मेसी चलाता है उसके लिए क्या क्या कानून हैं। तो उन सब के जो भी कानून आते हैं, रूल्स आते हैं, रेगुलेशंस आते हैं, वो किस में आते हैं, फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस के अंदर। तो फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस क्या है, इज द स्टडी ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ ड्रग, फार्मेसी, फार्मेसी प्रैक्टिस एंड अदर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट। तो ये हमारी क्या है, स्टडी है फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस किसकी, रूल्स और रेगुलेशन की, ड्रग के, फार्मेसी के, फार्मेसी प्रैक्टिस जो करवा रहे हैं, और अदर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स जो मतलब मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो उन सब के रूल्स जो है फार्मास्यूटिकल जूरिस्प्रूडेंस के अंदर हैं, ठीक है। अब ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड उसके रूल्स। तो बेसिकली जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट था, ये जो एक्ट होता है वो रेगुलेट करता है क्या, इम्पोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन एंड सेल्स ऑफ ड्रग को इंडिया के अंदर क्या करता है, ये रेगुलेट करता है हमारा ये ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड इसके रूल्स जो हुए थे वो 1945 में आए थे। तो ये क्या रेगुलेट करता है इंडिया के अंदर, तो ये इस एक्ट के अकॉर्डिंग ड्रग का इम्पोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग, उसका डिस्ट्रीब्यूशन और सेल्स ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक इन इंडिया। तो ये हमारा रूल इंडिया में इम्पोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग और डिस्ट्रीब्यूशन को कंट्रोल करता है, और सेल को। तो इट पास्ड बाय सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली इन 1940। तो ये हमारा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली थी, उसने 1940 एंड उसके रूल जो आए थे वो कब आए थे, 1945 में। तो मतलब जब हमारा देश आज़ाद भी नहीं हुआ था तब हमारे ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आ गया था। अब ये ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट आया क्यों था, क्योंकि पहले क्या होता था कि कई सारे लोग ऐसे होते थे जो अपने मन से ही फार्मेसी चलाने लगते थे, उनके लिए कोई रूल नहीं था, अपनी दुकान खोल लेते थे और बेचते थे मन का। तो इसलिए ड्रग एंड फार्मेसी एक्ट आया था ये 1940, और इसके जो रूल आए थे 1945 में। अब जो ये रूल होता है इट अप्लीकेबल ऑन एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्धा एंड होम्योपैथी, सब पे अप्लाई होता है ये ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, ठीक है। तो ऑब्जेक्टिव्स क्या है इस रूल के, सो जो ये रूल होता है ये रेगुलेट करता है ड्रग के इंपोर्ट को, उसकी मैन्युफैक्चरिंग को, उसके डिस्ट्रीब्यूशन को, और सेल्स को, सेल्स ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक इन कंट्री, ठीक है। हमारे देश के अंदर क्या करता है, ये रेगुलेट करता है किसी भी ड्रग के इंपोर्ट को, मतलब दूसरे देश से लाना, उसमें क्या क्या कंडीशंस होगी, मैन्युफैक्चरिंग कैसे कैसे मैन्युफैक्चरिंग की कंडीशंस हैं, डिस्ट्रीब्यूशन उसको कैसे सेल किया जा रहा है, डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है, सेलिंग, और ड्रग और कॉस्मेटिक दोनों का, ठीक है। तो देन सेकंड क्या ऑब्जेक्टिव है इसका, इट इंश्योर दैट ड्रग एंड कॉस्मेटिक अवेलेबल इन इंडिया आर सेफ एंड इफेक्टिव। और ये डिसाइड करता है जो ड्रग एंड कॉस्मेटिक है कि जो ड्रग हमारी इंडिया में बिक रही हैं वो क्या है, सेफ हैं और इफेक्टिव हैं, ठीक है, जो भी ड्रग एंड कॉस्मेटिक बिक रहा है।
और ये इट रेगुलेट इम्पोर्ट एंड मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग, सो स्पूरियस ड्रग डोंट गेट मैन्युफैक्चर। मतलब जो नकली दवाइयाँ हैं ये रेगुलेट करता है कि स्पूरियस ड्रग तो मैन्युफैक्चर नहीं हो रही है इंडिया में, तो नकली दवाइयों को रोकता है कि वो मैन्युफैक्चर ना हो, ठीक है, इंडिया के अंदर। देन ये हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेल एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक बाय क्वालिफाइड पर्सन के ओनली, ठीक है। तो जो भी ड्रग होती है उसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है, सेल है या डिस्ट्रीब्यूशन है, वो ओनली क्वालिफाइड पर्सन करे। तो ये भी हमारा क्या है, ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट रेगुलेट करता है, इसका ऑब्जेक्टिव है, ठीक है। और इट ऑल्सो इस्टेब्लिश बाई किसके द्वारा, ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड, DTAB, ठीक है। इसमें ये हमारा इसी ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट के दौरान DTAB की भी स्थापना हुई थी, जिसे बोलते हैं ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड और ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी DCC, विच एडवाइज गवर्नमेंट ऑन ड्रग रिलेटेड मैटर। जितने भी ड्रग रिलेटेड मैटर होते हैं इंडिया के अंदर, वो ये जो DTAB है और DCC है, ड्रग कंसल्टेटिव कमेटी और ड्रग टेक्निकल एडवाइजरी बोर्ड। तो इसके बारे में आप सेकेंड यूनिट में पूरी डिटेल में पढ़ोगे, क्या होता है DTAB, इसमें 18 मेंबर होते हैं, और DCC क्या होते हैं, ये लेजिस्लेटिव कितने मेंबर होते हैं। तो इन सब के बारे में आप सेकेंड यूनिट में पढ़ोगे, ठीक है। तो उससे पहले देखते हैं, अब हमें इसमें पढ़नी है डेफिनेशन। तो बेसिकली हमें सबसे पहले जानना है कि ड्रग क्या होता है, कॉस्मेटिक क्या होता है, मिस ब्रांडेड ड्रग क्या होती हैं, स्पूरियस ड्रग क्या होती है, और हमारी ये ड्रग होती क्या है। तो बेसिकली सबसे पहले जानते हैं कि ड्रग क्या होती है। तो बेसिकली जो ड्रग होती है इसकी डेफिनेशन आप पहले फार्मास्यूटिक्स वगैरह में पढ़ चुके हो, तो इस बार देख लेते हैं इसमें क्या लिखा हुआ है। एनी सब्सटेंस दैट यूज इंटरनली और एक्सटर्नली ऑन ह्यूमन बीइंग और एनिमल टू डायग्नोस, ट्रीट, प्रिवेंट एनी डिसीज और डिसऑर्डर इन ह्यूमन बीइंग एंड एनिमल्स इज कॉल्ड ड्रग। ऐसी कोई सी सब्सटेंस जो क्या करता हो, ट्रीट करता हो किसको, एनिमल्स को या ह्यूमन को, डायग्नोस करता हो या प्रिवेंट करता हो किसी डिसीज के द्वारा, वो क्या कहलाता है, ड्रग, ठीक है। इट ऑल्सो इंक्लूड डिवाइस दैट यूज फॉर डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट। जैसे आपने देखा होगा BP इसका डिवाइस होता है, ठीक है, और हमारी हेमोग्लोबिन चेक करने के लिए डिवाइस होता है। तो वो सब भी हमारे इसी में ड्रग के अंडर में आते हैं, ठीक है। और सेकेंड कॉस्मेटिक क्या होता है, जो हमारी स्किन पे पोर्ड किया जाता है, रब किया जाता है फॉर ब्यूटीफाई करने के लिए, तो वो क्या होता है, कॉस्मेटिक। तो बेसिकली ये डेफिनेशन लिखी हुई है, एनी सब्सटेंस दैट रब्ड, स्प्रेड, poured on human body and any part to clean, beautify and promote attractive of skin body is called cosmetic, ठीक है। तो जो अट्रैक्टिव दिखने के लिए या ब्यूटीफाई करने के लिए पोर्ड या रब्ड किया जाता है स्किन के ऊपर, वो क्या होता है, कॉस्मेटिक। अब देखनी है हमें मिस ब्रांडेड ड्रग। तो सबसे पहले देखते हैं कि मिस ब्रांडेड ड्रग और स्पूरियस ड्रग और अडल्ट्रेटेड ड्रग, तो तीनों ड्रग के बारे में देखते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मिस ब्रांडेड ड्रग क्या होती है। मिस ब्रांडेड मतलब दिखावटी, मतलब जिनमें सो कलर्ड हो, सो कोटिंग हो, ऐसी ड्रग्स, मतलब दिखावटी वाली, मतलब जो मतलब एक्चुअल में उसके फार्मास्यूटिकल जो वैल्यू है वो तो उतनी है नहीं, लेकिन वो दिखा रहा है कि मेरी फार्मास्यूटिकल वैल्यू इतनी है, ठीक है। तो मिस ब्रांडिंग का मतलब है ब्रांडिंग ऑफ एनी ड्रग इन फॉल्स एंड मिसलीडिंग मैनर में, ठीक है। तो ए ड्रग मे बी मिस ब्रांडेड इफ इट इज सो कलर्ड, मतलब उसका बहुत ज़्यादा कलर है, या सो कोटेड एंड पॉलिश विच कवर इट डैमेज एंड मेक इट्स अपीयरेंस मोर बेटर देन इट्स थेरेप्यूटिक वैल्यू, मतलब जितनी उसकी थेरेप्यूटिक वैल्यू नहीं है उससे ज़्यादा उसकी अपीयरेंस बना रखी है। तो मार्केट के अंदर वो कौन सी कहलाती है, मिस ब्रांडेड दवाएं, ठीक है, मतलब दिखावटी दवा। जैसे आपने देखा होगा कोई लड़की ब्लैक होती है, काली होती है, या आप सोच सकते हो मतलब थोड़ी वैसी होती है, तो मेकअप करके क्या हो जाती है, अच्छी सुंदर दिखने लगती हैं, तो वो क्या होगी, उसकी मिस ब्रांडिंग होगी कि वो लड़की वैसी दिखने में है नहीं, लेकिन मेकअप करके वो क्या हो गई है, मिस ब्रांड हो गई है, मतलब अच्छी दिखने लगी है, अट्रैक्टिव दिखने लगी है। सो इफ़ इट नॉट लेवल्ड इन प्रेस्क्राइब्ड मैनर, तो ये अगर हमारी जो टैबलेट है या कोई भी ड्रग है वो क्या है, लेवल्ड जो है उसका प्रेस्क्राइब्ड मैनर में नहीं है, मतलब उससे जो ऑल इन्फॉर्मेशन होती है पैकेजिंग ऑफ ड्रग में वो नहीं है उसके, मतलब कहाँ बना हुआ है, कौन सी मैन्युफैक्चरिंग है, तो इस चीज़ की लेवल्ड नहीं हो, वो भी हमारा मिस ब्रांडिंग ड्रग के अंदर आएगा। और इफ़ कंटेनर्स लेवल्स कंटेंट स्टेटमेंट ऑफ डिजाइन विच मेक फॉल्स क्लेम ऑफ
ड्रग, मतलब जो कंटेनर्स हैं उनका जो लेबल है वो ये डिफाइन नहीं करता कि किसको डिलीट कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। तो फॉल्स स्टेटमेंट लिखी हुई है, या मान लो कि कोई ड्रग है उस पर कैंसर का लोगो बना हुआ है, तो वो कैंसर को ट्रीट ही नहीं करती ड्रग, और कैंसर का लोगो बना रखा है, तो वो भी किस में आएगी, मिस ब्रांडेड ड्रग में। ठीक है। देन सेकेंड होती है अडल्ट्रेटेड ड्रग। तो मिस ब्रांडेड ड्रग समझ में आ गई, जो मतलब कि एक्चुअल में वो है नहीं, लेकिन अपनी वैल्यू से ज़्यादा अट्रैक्टिव दिखने की कोशिश कर रही है। ठीक है, तो मिस ब्रांडेड ड्रग। और सेकेंड है हमारी अडल्ट्रेटेड ड्रग। अडल्ट्रेटेड का मतलब मिलावटी दवाएं। अडल्ट्रेटेड मतलब मिलावट करना। सो अडल्ट्रेशन डिक्रीज इन द क्वालिटी ऑफ एनी ड्रग। ठीक है, किसी भी ड्रग की क्वालिटी को घटाना इज अडल्ट्रेशन। सो ए ड्रग कॉल्ड अडल्ट्रेटेड इफ इट कंटेंट डीकम्पोज्ड ये और इम्प्योर सब्सटेंस। कोई भी ड्रग जब अडल्ट्रेटेड कही जाएगी जब इसके अंदर क्या हो, ये डीकम्पोज्ड या इम्प्योर सब्सटेंस उसके अंदर हो। ठीक है, तो उस ड्रग को क्या कहते हैं, अडल्ट्रेटेड। और किस ड्रग को बोलेंगे हम अडल्ट्रेटेड, या इट इज प्रिपेयर्ड या पैक्ड और स्टोर्ड इन कंटामिनेटेड कंडीशन। अगर हमारी ड्रग क्या है, जहाँ पे पैक हुई है या स्टोर हुई है, वो कंडीशन क्या थी, कंटामिनेटेड थी, मतलब वहाँ पे धूल मिट्टी वगैरह थी। ठीक है, तो वो भी हमारी क्या होगी, अडल्ट्रेटेड ड्रग। और इफ़ इट्स कंटेनर मेड अप ऑफ पॉइजन और डेंजरस सब्सटेंस, अगर उसका कंटेनर जो हो बना हुआ किसी पॉइजन या डेंजरस सब्सटेंस के द्वारा, तो वो भी क्या होगी, हमारी अडल्ट्रेटेड ड्रग, मतलब मिलावटी दवा। और इफ़ इट कंटेंस, क्या कंटेंस कर रही हूँ, हार्मफुल और टॉक्सिक सब्सटेंस विच मे कॉज हेल्थ इशू। जैसे कोई ड्रग है हमारी हार्मफुल या टॉक्सिक सब्सटेंस उसके अंदर, किसी आपने देखा होगा मैगी के अंदर पहले क्या था, लेड वगैरह आ रहे थे, तो वो भी हमारी क्या होती है, हमारी ड्रग क्या होती है, अडल्ट्रेटेड, मतलब मिलावट वाली, जिसके अंदर हार्मफुल। तो ये थी हमारी क्या, अडल्ट्रेटेड ड्रग। अब समझ में आ गया मिस ब्रांडेड ड्रग का मतलब और अडल्ट्रेटेड ड्रग का मतलब। मिस ब्रांडेड का मतलब दिखावटी दवाएं, और अडल्ट्रेटेड का मतलब मिलावटी दवाएं। ठीक है, मिलावट हो जिनके अंदर, और जिनके अंदर दिखावट हो वो मिस ब्रांडेड हो। और देन आती है थर्ड, आती है स्पूरियस ड्रग। स्पूरियस का मतलब होता है नकली, मतलब नकली दवाइयाँ। ठीक है, या फोनी बट लुक लाइक ओरिजिनल की तरह। ठीक है, वो लिखती होती तो नकली है लेकिन वो अपने आप को ओरिजिनल की तरह दिखाती हैं। ऐसी ड्रग क्या होती है हमारी, स्पूरियस ड्रग, या फोनी मतलब नकली बोलते हैं उन्हें। जैसे आपने देखा होगा जूतों में, शूज वगैरह में आता है एडिडास, उसके कई सारे ब्रांड आते हैं, एबिडास, एडिडास, इविडास, इस नाम से कई सारे आते हैं। ऐसे ही आपने बिस्लेरी का देखा होगा, बिस्लेरी आता है, बिल्लेरी आता है, लेकिन एक्चुअल में बिस्लेरी का बोतल या ये तो हमारा ये मिस ब्रांडेड का है। और एक्चुअली में जो बिस्लेरी के देखो, बिस्लरी की स्पेलिंग क्या होती है, BISLRI, बिस्लेरी। ठीक है, और नाम से किस किस नाम से आते हैं, बिलसेरी नाम से भी आता है, तो ये भी फेक होता है। बिलसरी नाम से भी आता है, और ब्रिसली नाम से भी आता है, तो ये सारे फेक होते हैं। और जो बिस्लेरी होता है तो ये भी हमारा क्या हो गया, एक किस्म से ये हमारा स्पूरियस ड्रग के अंडर में आ गया, मतलब उसकी जो ब्रांडिंग थी वो ओरिजिनल की तरह। ये सारी बोतल आपको ओरिजिनल की तरह ही दिख रही है, सब कुछ इस पर ओरिजिनल, बस क्या है, स्पेलिंग मिस्टेक है। तो ये हमारे क्या है, मतलब जो ओरिजिनल ड्रग है उसकी कॉपी करते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाती है, स्पूरियस ड्रग या नकली दवाइयाँ। ठीक है, तो स्पूरियस ड्रग मतलब नकली दवाइयाँ। सो ए ड्रग इज कॉल्ड स्पूरियस इफ इट मैन्युफैक्चर अंडर ए नेम विच बिलोंग टू अनदर ड्रग, मतलब उसका किसी और के साथ उसका नाम मैच कर रहा हो, कोई और ड्रग हो। ठीक है, तो उसके तरह मैन्युफैक्चर हुई है, तो वो भी हमारी क्या होगी, स्पूरियस ड्रग या नकली दवाई। ठीक है, या रिसेंबल लुक लाइक ए सेम अनदर ड्रग, मतलब दूसरी ड्रग की तरह सेम दिख रही हो, तो वो भी क्या है, नकली दवाई है। इफ़ लेवल कंटेंट सच एज कंपनी नेम विच डज नॉट एक्ट, जो उस पर लेवल है, वो कंपनी का नाम लिखा हुआ है उसके लेवल पे, वो एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो वही क्या है, नकली दवाई है। ठीक है, तो ये हमारी स्पूरियस ड्रग है। और ये जो आपको दिख रही है ना, सो मच लाइट, तो ये हमारी कौन सी दवाई होगी, मिस ब्रांडेड ड्रग। ठीक है, तो ये मिस ब्रांडेड ड्रग होती हैं। जैसे ये सेम दिख रहा है, ये ट्रेंड्स का है, मास का है। ठीक है, तो ये भी हमारा एक मिस ब्रांडेड ड्रग है। ठीक है, सेम इस तरह ये एंथेटिक है, ये फेक ड्रग है, ऐसी ज़्यादा इस पर कलर्ड कर रखा है, इस पर कम है। ठीक है, तो ये हमारे इस टाइप से मिस ब्रांडेड, मतलब ज़्यादा लाइट शो करते हैं ऐसी ड्रग, और ये हमारी फेक ड्रग होती है।
मतलब फेक मतलब नकली दवाइयाँ, ठीक है। अब तो हमने देख लिया ये कि डेफिनेशन था, अब हमें पढ़ने हैं लीगल डेफिनेशंस ऑफ शेड्यूल एंड और शेड्यूल ऑफ ड्रग। हमें सारे शेड्यूल्स पढ़ने हैं बेसिकली अब, ठीक है। तो बेसिकली हमारे शेड्यूल टू एक्ट रूल A to Y है, ठीक है, जो हमारे शेड्यूल है। तो बेसिकली इन्हें हम, देयर आर 2 शेड्यूल्स, 2 तो शेड्यूल है, और जो उनके एक्ट हैं वो कितने, 35 शेड्यूल इन द रूल, ठीक है। तो जो 35 शेड्यूल हैं वो हम देखते हैं कौन कौन सा है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। इन सबको याद करने की एक ट्रिक है, जैसे ये लिखी हुई है यहाँ पर, ठीक है। तो ए में क्या आएगा, मतलब एप्लीकेशन। जब हम कोई नई फार्मेसी या नई कंपनी खोलने जाते हैं तो सबसे पहले हमें अपना लाइसेंस वगैरह इशू करवाना होता है, उसके लिए एप्लीकेशन बनने होते हैं, फॉर्म वगैरह। तो वो हमारा शेड्यूल ए के अंदर आता है। शेड्यूल बी के अंदर बी मतलब फीस। तो जब हमने किसी दुकान को खोला है या किसी कंपनी को खोला है तो अपना सैंपल हम कहाँ देते हैं, लैब वगैरह में देते हैं, जो सेंट्रल लेबॉर्ट्री होती है, तो उनकी फ़ीस होती है बी में, शेड्यूल बी के अंदर। और शेड्यूल सी के अंदर मतलब CDI के लिए बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, मतलब CD के लिए, DI के लिए। आपने देखा होगा, आपको अगर DI बनना हो तो आपको शेड्यूल सी के अंडर में काम करना होता है, ऐसी कंपनी में काम करना होता है जहाँ शेड्यूल सी की ड्रग या तो मैन्युफैक्चर हो रही हो या तो उसकी क्वालिटी कंट्रोल हो, शेड्यूल सी या C1 की ड्रग का, ठीक है। तो मतलब जो बायोलॉजिकल प्रोडक्ट होते हैं तो वो आते हैं शेड्यूल C1 के अंदर, मतलब DI बनने के लिए। और जो D होते हैं, मतलब जिनके लिए नो परमिशन, ऐसी ड्रग मतलब जो कहीं भी जा सकती है, उनके लिए कोई परमिशन की जरूरत नहीं होती है, ऐसी। तो ये सब शॉर्ट ट्रिक है उसको याद करने की। तो देखते हैं पहली बात क्या होते हैं शेड्यूल ए के अंदर, शेड्यूल बी के अंदर। तो बेसिकली शेड्यूल ए डिफरेंट फॉर्म एंड एप्लीकेशन फॉर न्यू लाइसेंस एंड ऑल एक्टिविटी के लिए होता है, ठीक है। तो इसको याद करने का वही है कि आप सबसे पहले नई दुकान खोलने जा रहे हो या नई कंपनी खोल रहे हो तो उसके लिए डिफरेंट एप्लीकेशन या फॉर्म वगैरह आपको भरने होंगे, लाइसेंस लेने होंगे। तो ये शेड्यूल ए के अंदर आता है, ठीक है। तो इन सब के जितने फॉर्मेट वगैरह हैं वो शेड्यूल ए के अंदर आते हैं। शेड्यूल बी के अंदर क्या आते हैं, अभी मैंने बताया कि बी का मतलब आपने नई कंपनी खोल ली है, अब अपनी जो भी ड्रग बनाई है उसको लेबॉर्ट्री या टेस्टिंग के लिए काम लेना पड़ता है, स्टेट लेबॉर्ट्री या सेंट्रल लेबॉर्ट्री। तो उसकी जो फीस वगैरह चार्ज वगैरह होते हैं तो वो, ठीक है। तो शेड्यूल बी के अंदर आते हैं। शेड्यूल सी के अंदर लिस्ट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, मतलब बायोलॉजिकल प्रोडक्ट आप DI बनते हो तो DI बनने के लिए आपको 18 मंथ का एक्सपीरियंस चाहिए होता है, कहाँ पे, जो जिसमें शेड्यूल सी या C1 की ड्रग बननी हो, ठीक है। तो वो हमारे क्या होते हैं, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट, आप ऐसे याद कर सकते हो। और शेड्यूल C1 के अंदर क्या आते हैं, वही बायोलॉजिकल आते हैं, बट वो पेरेंटल नहीं होते, जैसे विटामिन हो गए, इंसुलिन, हार्मोन्स वगैरह हो गए। तो ये सब हमारे पेरेंटल नहीं होते, बट होते बायोलॉजिकल्स हैं, ठीक है। जैसे ऑयल्स वगैरह, लीवर ऑयल्स वगैरह होते हैं, ठीक है। देन शेड्यूल डी के अंदर नो रिक्वायर्ड एनी कंडीशन फॉर ड्रग लाइसेंसिंग। डी का मतलब कहीं भी जा सकता है, दीदी घर में दीदी होती है ना, तो वो आपके कमरे में कभी भी आ सकती है, जा सकती है, तो वो हमारे डी से याद कर सकते हो। शेड्यूल ई का मतलब है ई करने लगते हो आप, जो कड़वी चीज़ या कोई भी ड्रग ऐसी हो जो मतलब कि पॉइजन हो, तो ई की आवाज़ आती है, मतलब उल्टी वगैरह आने लगती है। तो मतलब शेड्यूल ई के अंदर आती है लिस्ट ऑफ पॉइजन सब्सटेंस अंडर द आयुर्वेदिक, यूनानी और सिद्धा मेडिसिन सबके अंडर में जो भी हमारे पॉइजन सब्सटेंस होते हैं। शेड्यूल एफ से याद कर सकते हो फादर रिलेटेड टू ब्लड मतलब ब्लड बैंक। तो रिक्वायरमेंट फॉर ऑपरेशन ऑफ ब्लड बैंक, मतलब जितना भी ब्लड बैंक खोलने के लिए जो भी कंडीशंस फॉर्म वगैरह होते हैं वो शेड्यूल एफ के अंडर होते हैं। अब इसके अंदर भी 3 शेड्यूल आते हैं, F1, F2, FF। F1 का मतलब होता है कि आपको ब्लड बनाना है, तो आप क्या कहते हैं, घर वाले कहते हैं कि फल खाया करो या वैक्सीन लगवा। तो छोटे बच्चे क्या होते हैं, वैक्सीन्स वगैरह लगवाते हैं फल वो ब्लड बनाने के लिए। तो आपने देखा हो, जब छोटे थे तो हमारे कई सारे टीके वगैरह लगते थे, तो वो आते हैं शेड्यूल F1 के अंदर। और शेड्यूल F2 के अंदर क्या आता है कि शेड्यूल F2 के अंदर आती है कंडीशन फॉर प्रेगनेंसी टैप और ऑपरेशन टैप। ये हमारी क्या होती है, बायोलॉजिकल। जब कोई भी आपने देखा हो छोटा बच्चा होगा तो उसकी नाभि पे क्या होता है, टैप लगा दिया जाता है, ठीक है। तो वो टैप जो आता है वो भी हमारा क्या है, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट है, ठीक है। शेड्यूल एफ का वो भी ब्लड से रिलेटेड है, ठीक है, ब्लड को रोकने के लिए, ब्लड बह रहा है ज़्यादा, ठीक है। और शेड्यूल एफ के अंदर आता है क्या, रिक्वायरमेंट कंडीशन फॉर ऑप्थेल्मिक। एफ हमारे बुजुर्ग लोग क्या कहते थे, अगर ज़्यादा फल खाया करोगे तो आपकी आंखें तंदुरुस्त होंगी, मतलब एफ
फ्रूट तो मतलब रिक्वायरमेंट फॉर कंडीशन फॉर ऑप्थेल्मिक, ठीक है। अब शेड्यूल जी में कौन सी ड्रग आती है, तो शेड्यूल जी में आपको जी करना पड़ता है, मतलब कि प्रिस्क्रिप्शन ड्रग या सुपरविजन। जी से मतलब ग्रोथ भी कह सकते हो, ऐसी ड्रग जो ग्रोथ करवा रही हो किसी भी। तो ड्रग रिक्वायर्ड टू द टेकन अंडर मेडिकल सुपरविजन, मतलब किसी डॉक्टर ने कहा हो कि आप ये जैसे हॉर्मोन्स वगैरह, ठीक है। तो ये जो ग्रोथ के लिए जो ड्रग होती है वो शेड्यूल जी के अंदर आती है, ठीक है। देन शेड्यूल एच से याद कर सकते हो क्या, एच मतलब हरामी का मतलब कि आपने देखा होगा कि आप कोई ड्रग लेने गए हो, स्टोर वाले ने मना कर दिए, कह दिए प्रिस्क्रिप्शन लेके आओ, तो आप उसे बोलोगे कि हरामी है, ये तो ड्रग देता ही नहीं है हमें, ठीक है। तो आप क्या करोगे, प्रिस्क्रिप्शन लेके आओगे। तो एच से मतलब लिस्ट ऑफ प्रिस्क्रिप्शन ड्रग, जो भी प्रिस्क्रिप्शन ड्रग होती है वो एच में आती है। देन शेड्यूल जे, तो लिस्ट ऑफ डिसीज विच ए ड्रग मे नॉट प्रिवेंट और केयर, मतलब ये माने ऐसी ड्रग मतलब जिनका कोई अता पता नहीं है कि वो क्या ठीक कर रही है क्या नहीं कर रही है, तो वो आती है शेड्यूल जे के अंदर। तो ऐसे याद कर सकते हो, झंडू आदमी जो इसका कुछ पता नहीं होता है कि क्या कर रहा है, ठीक है, जे से झंडू, ठीक है। शेड्यूल के मतलब क्या है ये, मतलब क्या करके आए हो, तो मतलब उनका कुछ पता नहीं होता है, ठीक है। तो ड्रग प्रोवाइड प्रोविजन रिलेटेड टू मैन्युफैक्चर, मतलब इसमें ऐसी ड्रग हैं कि जो जिनका अलग है, मतलब इन सबसे अलग है, ठीक है। ये ड्रग हमारी किसके अंदर आती है, शेड्यूल के अंदर। देन शेड्यूल एम को कैसे याद कर सकते हो, GMP गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिस, इसके बारे में सेकेंड यूनिट में फुल डिटेल में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। तो GMP क्या होती है, उसके अंडर में जो भी उसकी रिक्वायरमेंट कंडीशंस होती हैं वो शेड्यूल एम के अंदर। अब एम भी 3 पार्ट में होते हैं, M1 M2 M3। M1 में क्या होता है, रेगुलेशन एंड परमिशन फॉर होम्योपैथिक प्रिपरेशन, और इसमें M2 में होता है रेगुलेशन या परमिसिस, मतलब अगर हमें होम्योपैथिक की कंपनी खोलनी है तो हमें शेड्यूल M1 को पढ़ना होगा पूरा, उसके अंदर जो जो कंडीशन लिखी होंगी उन सबको फॉलो करना होगा जब हम होम्योपैथिक। ऐसे ही शेड्यूल M2 में अगर हमें कॉस्मेटिक की दुकान खोलनी है तो उसके लिए कॉस्मेटिक मैन्युफैक्चरिंग के लिए जो भी परमिसिस रेगुलेशन वो शेड्यूल M2 के अंदर होंगे। और शेड्यूल M3 के अंदर जो भी हमें जैसे मेडिकल डिवाइस वाली कंपनीज होती हैं तो उनके लिए होता है शेड्यूल M3, ठीक है। अब आता है शेड्यूल एन का मतलब न्यू फार्मेसी अगर आपको खोलनी है तो उसके लिए बेसिक रिक्वायरमेंट क्या क्या होंगी वो शेड्यूल एन डिसाइड करता है, ठीक है। देन शेड्यूल ओ क्या होता है, ओ तेरी मतलब आपने देखा कि आप घर में गए हो और पूरा सामान बिखरा हुआ है, या बाथरूम में गए हो तो आपने देखा वहाँ से आप गंदा पड़ा हुआ है, तो बोलते हो ना ओ तेरी ये क्या हो गया है। तो आप क्या करते हो, डिसइंफेक्टेंट का यूज़ करते हो उसे साफ़ करने के लिए, बाथरूम वगैरह को, फर्श वगैरह को साफ़ करने के लिए, तो स्टैंडर्ड फॉर डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड के लिए। देन शेड्यूल पी मतलब पीरियड वो वाला पीरियड नहीं, मतलब लाइफ पीरियड, ड्रग का लाइफ पीरियड कितना है, तो लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग या एक्सपायरी ऑफ ड्रग, ठीक है। इसकी जो भी डिटेल होती है वो शेड्यूल पी के अंदर होती है, ठीक है। देन आता है शेड्यूल क्यू करके आए हो ये डाई वगैरह, आप कहते हो नहीं किसी से क्यों ये क्या के आए हो, तो जैसे लिस्ट ऑफ कलर डाई एंड पिगमेंट, ठीक है। कोई आपको कलर कर दे तो आप बोलते क्यों कर दिया तूने मेरे कलर, ठीक है। तो क्यू मतलब शेड्यूल क्यू से याद रखना, ठीक है, कि कलर डाई पिगमेंट प्रिपरेशंस वगैरह आएंगे, ठीक है। देन शेड्यूल आर से मतलब RSS वाले क्या करते हैं, रोकथाम करते हैं। तो रोकथाम रेगुलेशन मतलब जनसंख्या ज़्यादा बढ़ रही है तो उसके लिए जो रोकथाम होती है वो शेड्यूल आर के अंदर, मतलब रेगुलेशन एंड रिक्वायरमेंट फॉर कॉन्ट्रासेप्टिक पिल या कॉन्डम, ठीक है। देन शेड्यूल एस, तो स्टैंडर्ड फॉर कॉस्मेटिक एंड टॉयलेट प्रिपरेशन, मतलब जो भी कॉस्मेटिक्स होती हैं और टॉयलेट प्रिपरेशन जैसे टूथपेस्ट वगैरह होते हैं, ब्रश वगैरह होते हैं और शैम्पूस वगैरह, वो क्या होती है टॉयलेट प्रिपरेशन, ठीक है। तो शेड्यूल एस का मतलब जो कॉस्मेटिक सुंदर दिखने के लिए, ठीक है। देन शेड्यूल टी का मतलब जिनका लेवल कम हो गया है, एच ड्रग मतलब जो पुरानी हो गई है, टाइम टेकन हो गई है, टाइम निकल गया है उनका, जैसे स्टैंडर्ड होता है उसके लिए मैन्युफैक्चरिंग ऑफ आयुर्वेदिक यूनानी सिद्धांत, ये हमारी पुरानी इनका टाइम बहुत पहले से था, ठीक है। तो टाइम रिलेटेड ड्रग से याद कर सकते हो, ठीक है। और शेड्यूल यूट्यूब का मतलब क्या होता है कि यूट्यूब पे क्या होता है, आपका पूरा डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड वगैरह होता है, कि यूट्यूब पे सब चीज़ मिल जाता है, रिकॉर्डेड डॉक्यूमेंट सब मिल जाते हैं आपको। तो मतलब वही शेड्यूल यू कंटेंट वेरियस रेगुलेशन एंड रिक्वायरमेंट फॉर रिकॉर्ड कीपिंग रखने के लिए, ठीक है। देन शेड्यूल
शेड्यूल वी क्या है? स्टैंडर्ड फॉर पेटेंट मैनेज। जो वेरी इंपॉर्टेंट लोग होते हैं, वीआईपी लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, जेनरिक दवाइयाँ नहीं लेते हैं, वो पेटेंट दवाइयाँ लेते हैं। हम तो खाते हैं 20 रुपये वाली पैरासीटामोल का पत्ता, और वो लेते हैं 100 रुपये वाली पैरासीटामोल जो पेटेंट हो, या एस्पिरिन वगैरह ऐसी आइबुप्रोफेन जो पेटेंट ड्रग हो उनको लेते हैं। तो इसमें शेड्यूल वी के अंडर पढ़ना है स्टैंडर्ड फॉर पेटेंट मेडिसिन। शेड्यूल एक्स स्टैंडर्ड फॉर साइटोट्रोपिक सब्सटेंस। एक्स का मतलब आप अपनी एक्स से याद कर सकते हो कि दिमाग पे चढ़ती, तो इसलिए शेड्यूल है। शेड्यूल वाई रिक्वायरमेंट फॉर गाइडलाइन ऑन क्लिनिकल ट्रायल फॉर इम्पोर्ट एंड मैन्युफैक्चर और न्यू। तो कौन कौन सी रिक्वायरमेंट है, गाइडलाइन है, तो शेड्यूल वाई से आप ऐसे याद कर सकते हो। वाई मतलब वाई आपने फार्माकोलॉजी में पढ़ा होगा कि शेड्यूल वाई के अंदर हम क्लिनिकल ट्रायल वगैरह करते हैं और उनकी मैन्युफैक्चरिंग करते हैं न्यू ड्रग की, ठीक है। तो उसकी क्या क्या गाइडलाइन। तो ये बेसिकली हमारे सारे शेड्यूल्स थे, इनके रूल्स थे, ठीक है। थैंक यू। अब नेक्स्ट देखते हैं हम क्या, हमें देखना है इंपोर्ट ऑफ ड्रग, उनकी क्लासेस, किस किस ड्रग को हम इंपोर्ट कर सकते हैं, क्या क्या प्रोविजन होते हैं इंपोर्ट अंडर द लाइसेंस, परमिट, ऑफेंस एंड पेनल्टी। देन हम देखेंगे मैन्युफैक्चर प्रोविजन, मैन्युफैक्चर सेल, और इन सब का आज देखने वाले हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि इंपोर्ट ऑफ ड्रग क्या होता है। तो बेसिकली जहाँ दूसरे के यहाँ से ड्रग को मंगाना, मतलब ये हमारा इंडिया है, अब हमें ड्रग चाहिए, हमें डॉक्टर ने प्रिस्क्रिप्शन दिया है कि ये ड्रग ले, तो ये ड्रग हमारी इंडिया में नहीं बनती है, तो हम बाहर से मंगाते हैं। इसको बेचने के लिए जो इंपोर्ट ऑफ ड्रग होता है वो होता है इंपोर्ट ऑफ ड्रग, मतलब इंपोर्ट कराना बाहर अदर कंट्री से, अपनी देश में मंगाना। इंडिया मतलब यूएस चाइना वगैरह में वो ड्रग मिलती है, वो यूएस चाइना इन सब से ड्रग हमारी इंडिया में आती है, वो क्या होता है उसका इंपोर्ट। तो इंपोर्ट ऑफ ड्रग, द इम्पोर्ट ऑफ ड्रग इन इंडिया इज रेगुलेटेड बाय ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940। इसी एक्ट के द्वारा ही हमारा क्या होता है, इंपोर्ट ऑफ ड्रग रेगुलेट किया जाता है। अब इंपोर्ट क्या होता है, मीन ब्रिंग एनी ड्रग और अनदर कंट्री, मतलब किसी भी दूसरी कंट्री से ड्रग का लेना, वो क्या होता है इंपोर्ट। सो इफ वी इंपोर्ट ड्रग फ्रॉम अनदर कंट्री, सो वी हैव टू फॉलो ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड प्रोवाइड सेफ एंड इफेक्टिव मेडिसिन इन कंट्री। हम क्या करते हैं कि अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं किसी ड्रग का, तो वो अंडर द किसके 1940 एक्ट जो रूल है उसके अकॉर्डिंग करेंगे, और सेफ मेडिसिन इंडिया में क्या करेंगे, इंपोर्ट कराएंगे, ठीक है। कोई भी हमारी एक्सपायर्ड ड्रग वगैरह इंपोर्ट नहीं कर सकते हम, ठीक है। अब क्लासेस ऑफ ड्रग एंड कॉस्मेटिक प्रोवाइडेड फॉर इंपोर्ट। तो कौन कौन सी क्लास ऑफ ड्रग जिनको हम इंपोर्ट नहीं कर सकते, वो प्रोहिबिटेड मतलब बैन है। सो देयर आर फॉलोइंग ड्रग विच कैन नॉट बी इंपोर्ट। ऐसी ड्रग जो हम इंपोर्ट नहीं कर सकते, जो मतलब एनी ड्रग या कॉस्मेटिक आर नॉट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी का, अगर वो स्टैंडर्ड क्वालिटी का नहीं है तो उसको भी इंपोर्ट नहीं कर सकते। या मिस ब्रांडेड है, स्पूरियस है, मिस ब्रांडेड का मतलब दिखावटी है, स्पूरियस मतलब नकली है, अडल्ट्रेटेड मतलब मिलावटी है, तो उन ड्रग या कॉस्मेटिक को भी हम इंपोर्ट नहीं कर सकते। या जो विदाउट लाइसेंस वाली ड्रग हैं तो उनका भी हम इंपोर्ट नहीं कर सकते, जिनका हमारे पास लाइसेंस नहीं है। या जिनमें ऐसी ड्रग या मेडिसिन है जो नॉट डिस्प्लेड ट्रू फार्मूला ऑन द लेवल, जो मतलब ऐसी ड्रग जो ट्रू फार्मूला अपने लेवल पर डिस्प्ले नहीं कर रही है, तो उनका भी हम इंपोर्ट नहीं कर सकते। और विच ड्रग क्लेम क्योर टू क्योर और प्रिवेंट एनी डिसीज स्पेसिफाइड इन शेड्यूल जे, मतलब शेड्यूल जे से मतलब जिनका कुछ पता ही नहीं है कि ड्रग क्या कर रही है, तो उसको भी हम इंपोर्ट नहीं कर सकते जो शेड्यूल जे के अंदर है, ठीक है। एंड देन अनसेफ एंड हार्मफुल सब्सटेंस अगर उस ड्रग के अंदर है तो उसको भी हम इंपोर्ट नहीं कर सकते। या जिनके अंदर नॉट लेवल्ड जो है प्रिस्क्राइब्ड मैनर में नहीं है, तो उनको भी हम इंपोर्ट नहीं कर सकते, ठीक है। और ड्रग आफ्टर एक्सपायरी डेट, अगर किसी ड्रग की एक्सपायरी डेट पास है तो उसको भी हम इंपोर्ट नहीं कर सकते, ठीक है, जो हमारे इंडिया में। और एनी ड्रग या कॉस्मेटिक वो इंपोर्ट इज प्रोहिबिटेड, जिसका इंडिया में जो ड्रग, जैसे अभी आपने देखी होगी एस्पिरिन बैन करी थी इंडिया ने, बट अब आने लगी दोबारा, तो ऐसी ड्रग को भी हम इंपोर्ट नहीं कर सकते। अब इंपोर्ट अंडर लाइसेंस और परमिट, अब हम क्या क्या इंपोर्ट कर सकते हैं लाइसेंस के द्वारा, तो उनके लिए कौन कौन से लाइसेंस होते हैं वो देखते हैं। सो देयर आर फॉलोइंग ड्रग विच कैन बी इंपोर्टेड अंडर ए लाइसेंस दैट ग्रांटेड बाय लाइसेंसिंग अथॉरिटी। लाइसेंस के द्वारा हम ड्रग का इंपोर्ट करते हैं जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी के द्वारा दिया जाता है लाइसेंस। तो बेसिकली ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल सी एंड C1 में, मतलब उनके लिए हम अलग से लाइसेंस लेते हैं। जो शेड्यूल सी जैसे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट हैं
और इंक्लूडिंग एक्सक्लूडिंग शेड्यूल एक्स, ठीक है। तो शेड्यूल एक्स के लिए भी उनके लिए भी अलग लाइसेंस लेना पड़ता है, ड्रग स्पेसिफाइड इन शेड्यूल एक्स। शेड्यूल एक्स का मतलब एक्स से याद कर सकते हो साइटोट्रॉपिक ड्रग जो होती है, ठीक है। और जो स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ड्रग जैसे इंपोर्टेड फॉर टेस्ट और एनालिसिस, अगर किसी ड्रग जैसे कोई देश ने नई ड्रग निकाली तो उसको हम इंपोर्ट करवा सकते हैं नई टेस्ट एनालिसिस या एग्जामिन करने के लिए। और ड्रग फॉर पर्सनल यूज या यूज प्रिस्क्राइब्ड बाय RMP रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर, मतलब डॉक्टर्स ने हमें बताई हो कि ये ड्रग हमें चाहिए तो हम उसका भी इंपोर्ट करा सकते हैं। या कोई नई ड्रग आई हो तो उनके लिए अलग अलग लाइसेंस है। अब इन 5 लाइसेंस को देखते हैं क्या होता है इनके अंदर, ठीक है। तो पहला इंपोर्ट ऑफ शेड्यूल C एंड C1 ड्रग बायोलॉजिकल प्रोडक्ट का, ठीक है। अगर हमें उनका इंपोर्ट करवाना तो उसके लिए लाइसेंस की क्या क्या कंडीशंस हैं वो देखते हैं। तो बेसिकली अगर हमें बाहर से कोई भी C1 की जो ड्रग है हमारी शेड्यूल C या बायोलॉजिकल प्रोडक्ट की बोलते हैं, तो उनके लिए पहले तो जो लाइसेंसिस होना चाहिए, जिसको लाइसेंस दिया गया है, मतलब लाइसेंसी मतलब जिसको लाइसेंस मिला है, ठीक है। तो उसके पास एडिक्वेट फैसिलिटी होनी चाहिए उन ड्रग को स्टोर करने की। एंड सेकेंड होना चाहिए जो लाइसेंसी है उसको अपना रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा कि जो जो उसने ड्रग मंगाई है वो कौन सी है, ठीक है। तो उनका रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा इंपोर्ट ऑफ ड्रग का, ठीक है। देन जो लाइसेंसी है जिसने ड्रग मंगाई है उसको लाइसेंसी बोल रहे हैं, जिसके पास लाइसेंस है, ठीक है। तो उसको क्या होगा, वो मस्ट अलाउ द इंस्पेक्टर टू इंस्पेक्ट द परमिसेस, जिस एरिया में उसने ड्रग रखी है वहाँ पे इंस्पेक्टर कभी भी अलाउ आ सकता है, ठीक है। उसको परमिशन देगा वो, ठीक है, लाइसेंस के पास, ठीक है, जहाँ पर ड्रग उसने स्टोर की है या रखी हुई है, ठीक है। देन जो लाइसेंसी है वो सॉल्व सप्लाई द सैंपल ऑफ ड्रग फॉर एग्जामिन और टेस्ट और एनालिसिस, उसको अपनी कोई सी भी ड्रग या सैंपल देना होगा किसके लिए, एग्जामिन और टेस्ट के लिए, ठीक है। जो लाइसेंसी है, ठीक है, किसको देना होगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को या टेस्टिंग लेबोरेटरी होती है, ठीक है। और जो लाइसेंसी है मस्ट बी कंप्लाई विथ द अंडरटेकिंग गिवन 9 फॉर्म नंबर 9 के अंडर लाइसेंस हमें मिलता है लाइसेंस वाले को, ठीक है। तो ये तो बेसिक कंडीशन थी C1 और C1। अब इंपोर्ट ऑफ शेड्यूल एक्स ड्रग, साइटोट्रॉपिक ड्रग के लिए कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं। तो उनका लाइसेंस अगर आपको चाहिए तो जो लाइसेंस हो, जिसको लाइसेंस मिलेगा उसके पास एडुकेट स्टोरेज होनी चाहिए, फैसिलिटी होनी चाहिए। और एप्लीकेंट मस्ट बी रेपुटेटेड होना चाहिए, क्योंकि वो क्या हो रहा है, जो CNS पे अफेक्ट कर रही है तो नारकोटिक ड्रग मंगा रहा है, तो उसके लिए उसका रेपुटेशन होनी चाहिए, रेपुटेशन या ट्रेड या बिजनेसमैन होना चाहिए वो अच्छा खासा, ठीक है, रेपुटेड। और जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी होती है मे बी रिफ्यूज टू ग्रांट द लाइसेंस इफ अप्लीकेंट फेल्ड, अगर उसने पहले लाइसेंस अप्लाई किया है तो अगर वो दोबारा अप्लाई कर रहा है तो उसको भी क्या होता है, लाइसेंस फेल हो जाता है, ठीक है। या अप्लीकेंट प्रीवियसली लाइसेंस वाज कैंसल्ड, तो ये भी हमारा कैंसिल कर सकता है, ठीक है। देन थर्ड होता है इंपोर्ट ऑफ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ ड्रग या टेस्ट या एनालिसिस, ठीक है। अब हम दूसरे देश से क्या हो रहे हैं, ड्रग मंगा रहे हैं किसके लिए, टेस्ट करने के लिए, एनालिसिस के लिए, तो उनके लिए भी कुछ कुछ कंडीशंस होती हैं। सो जो ड्रग होती है इंपोर्टेड अंडर द लाइसेंस जिसका फॉर्म नंबर है 11, ठीक है, फॉर्म नंबर 11 के अंडर, ठीक है। देन लाइसेंस मस्ट मेंटेन रिकॉर्ड फॉर इम्पोर्टेड ड्रग, जो लाइसेंस ही होता है उससे इम्पोर्ट ऑफ ड्रग वही सेम जो पिछले वाले में था कि उसे अपना रिकॉर्ड मेंटेन करना पड़ेगा जो जो उसने ड्रग इंपोर्ट करी है, ठीक है। देन लाइसेंसी मस्ट इम्पोर्टेड ड्रग ओनली पर्पस ऑफ विच वे आर इम्पोर्टेंट, किस पर्पस से वो मंगा रहा है उसको क्या लिखना पड़ेगा, लाइसेंस में बताना पड़ेगा, ठीक है। और जो लाइसेंसी होगा उसको मस्ट बी अलाउड द इंस्पेक्टर टू इंस्पेक्ट स्टोरेज एरिया वेयर द इम्पोर्टेड ड्रग आर स्टोर्ड, जहाँ पर हमारी इम्पोर्टेड ड्रग रखी हुई है वहाँ पर कभी भी इंस्पेक्टर आके इंस्पेक्ट कर सकता है, वो अलाउ करना होगा इम्पोर्टर को, ठीक है। अब ये तो होगी बेसिक कंडीशन किसके लिए, जो इंपोर्ट करवा रहा है स्मॉल क्वांटिटी। अब देखते हैं इंपोर्ट ऑफ ड्रग फॉर पर्सनल यूज, मतलब किसी डॉक्टर ने या मेडिसिनल प्रैक्टिशनर ने बताया कि ये ड्रग लाओ, ये हमारे देश में नहीं मिलती है, इसका इंपोर्ट करवाओ, तो उसके लिए स्मॉल क्वांटिटी में ड्रग, तो उसके लिए भी कंडीशन है अप टू 100 डोज इम्पोर्टेड विथ लाइसेंस के साथ हम 100 डोज मंगा सकते हैं, अप्लाई ऑन फॉर्म नंबर 12A एंड 12B के द्वारा, ठीक है। और ड्रग मस्ट बी पर्सनल यूज, वो जो ड्रग मंगाएंगे वो पर्सनल यूज के लिए होनी चाहिए। और ड्रग मस्ट बी डिक्लेयर्ड द कस्टम कलेक्टर इज डायरेक्टेड, मतलब वो कस्टम कलेक्टर के द्वारा ही हमारी साइंड होके आनी चाहिए ड्रग की, हाँ ये सही ड्रग मंगाई है इसने, ठीक है। देन इम्पोर्ट ऑफ न्यू ड्रग, अब अगर हमें न्यू ड्रग मंगानी है, ये तो होगी हमारी
हमें प्रिस्क्राइब ड्रग मंगानी थी, ठीक है, पर्सनल यूज़ के लिए। अब हमें नई ड्रग का इंपोर्ट करवाना, तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन है कि ए रिटर्न परमिशन ऑफ द लाइसेंस अथॉरिटी इज रिक्वायर्ड फॉर द इंपोर्ट ऑफ न्यू ड्रग। मतलब एक रिटर्न कंडीशन चाहिए होगी हमें लाइसेंसिंग अथॉरिटी की नई ड्रग बनाने के लिए, कि उसकी ड्रग के ऑल एविडेंस चाहिए होंगे, जैसे उसकी स्ट्रेंथ की, प्योरिटी की, क्वालिटी की, और क्लिनिकल ट्रायल और सेफ्टी की पूरी फाइल लगेगी। जब वो दिखाएंगे तब वो हम नई ड्रग मंगा सकते हैं इंडिया के अंदर। अब लास्ट है बचा है इंपोर्ट में हमारा ऑफेंस एंड पेनल्टी रिलेटेड टू इंपोर्ट ऑफ ड्रग। अब कौन कौन से ऐसे उल्लंघन हैं या कानून से जो हमें नहीं करने चाहिए, ठीक है। तो बेसिकली पहला ऑफेंस, ठीक है, पहला अपराध क्या है जो नहीं करना चाहिए, वो है हमारा क्या है, इंपोर्ट ऑफ अडल्ट्रेट और स्पूरियस ड्रग कॉस्मेटिक दैट कंटेंट हार्मफुल इंग्रेडिएंट। हमें ऐसी ड्रग का इंपोर्ट नहीं करना चाहिए जिनमें क्या हो, स्पूरियस ड्रग हो, कॉस्मेटिक, स्पूरियस मतलब क्या हो, नकली दवाई हो या हार्मफुल इंग्रेडिएंट हो। तो हमें ये भी क्या है, एक तरह का अपराध होता है अगर हम ऐसी ड्रग का इंपोर्ट करवाते हैं, ठीक है। तो इसके लिए सज़ा पेनल्टीज क्या क्या दे रखी हैं कि पहला, अगर फर्स्ट टाइम हमने ऐसा किया है कि स्पूरियस ड्रग या हार्मफुल इंग्रेडिएंट वाली ड्रग मंगवाई है, तो 3 साल की जेल है, जेल अप टू 3 ईयर्स, और फाइन है 5,000 का, ठीक है। और अगर हम दोबारा यही करते हुए पकड़े गए हैं, ठीक है, तो हमें 5 साल की जेल होगी, 10,000 का जुर्माना होगा, ठीक है। देन अगर हम इंपोर्ट करते हैं ऐसी ड्रग का जो इंडिया में बैंड है बाई गवर्नमेंट के द्वारा, तब अगर हम ये पहली बार करते हैं तो 6 मंथ की जेल है और फाइन है 500 रुपये, दोनों ही भी हो सकता है, ठीक है। और अगर हम ये दोबारा करते हुए पाए गए हैं, जो मतलब इंडिया के अंदर बैन है और उन ड्रग का हम इंपोर्ट करवा रहे हैं, तो हमारा 1 साल की जेल है और 1,000 रुपये जुर्माना है, ठीक है। अगर हम इंपोर्ट ऑफ ड्रग कॉस्मेटिक अगेंस्ट एनी नोटिफिकेशन इशूड अंडर द सेक्शन 10A, कोई भी सेक्शन 10A के अंडर नोटिफिकेशन आया है कि ये ड्रग नहीं मंगानी, अगर हम उन ड्रग का इंपोर्ट करवा लेते हैं तो हमें 3 साल की जेल होगी अगर पहली बार करवाते हैं, और 5,000 का फाइन लगेगा, ठीक है। अगर हम इंपोर्ट ऑफ ड्रग दोबारा यही करवा रहे हैं, वो हमारे सेक्शन 10A के अंदर इशूड है कि ये ड्रग नहीं मंगवानी, तो भी हमें क्या होगा, 5 साल की जेल होगी और फिर 10,000 का जुर्माना होगा, ठीक है। तो ये हमारे क्या थे ऑफेंस एंड पेनल्टी से रिगार्डिंग टू इम्पोर्ट, ठीक है। अब देखनी है हमें मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग। तो बेसिकली मैन्युफैक्चर और ड्रग, तो किसी भी ड्रग को मैन्युफैक्चर इन रिलेशन टू एनी इंक्लूडिंग, मतलब हमें ड्रग की बनाना है तो उसके लिए क्या क्या लाइसेंस रिक्वायर्ड होंगे। तो पहला मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग क्या होती है, फॉर मेकिंग, अडल्टरिंग, फिनिशिंग, लेबलिंग ऑफ द ड्रग, ऑल्सो विजिट सेल्फ डिस्ट्रीब्यूशन और रिटेल बिजनेस दैट इज मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग। क्या होता है, मतलब किसी भी ड्रग का बनाना, उसमें मिलावट करना, उसमें मतलब एक्सपीशन मिलाना, मिलावट नहीं करना, उसकी फिनिशिंग करना, पैकेजिंग करना, लेबलिंग करना, ठीक है, खुद या डिस्ट्रीब्यूशन सब में देना, बांटना, ठीक है, या रिटेल में बेचना, तो वो सब क्या आता है, मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग के अंडर में आता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या होता है, मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग। अब जो मैन्युफैक्चर ऑफ ड्रग होगा इज ब्लेंड ऑफ आर्ट एंड साइंस टू बी अचीव्ड स्ट्रिक्टली इन अकॉर्डिंग टू प्रिविजन ऑफ GMP। तो वो ड्रग को जो भी मैन्युफैक्चर करेगा अकॉर्डिंग टू GMP करेगा, ठीक है। अब इसके लिए प्रोविजन क्या है, मैन्युफैक्चर एंड सेल्स ऑफ सर्टेन ड्रग के लिए, तो एनी ड्रग एंड कॉस्मेटिक विच इज सबस्टैंडर्ड, मिसब्रांडेड और अडल्ट्रेटेड, तो उन ड्रग को हम नहीं मैन्युफैक्चर कर सकते जो मतलब मिलावट हो या मिसब्रांडेड हो, मतलब दिखावटी हो या नकली दवाइयाँ हम नहीं मैन्युफैक्चर कर सकते, ठीक है। और एनी पेटेंट मेडिसिन, अगर जो कोई ने किसी ने पेटेंट करवा रखी है मेडिसिन विथआउट क्लियर इंडिकेशन और इंग्रेडिएंट, ठीक है, तो हम उस पेटेंट मेडिसिन का भी नहीं मैन्युफैक्चर कर सकते। और एनी ड्रग जो शेड्यूल J के अंडर आती हो, मतलब वो कोई क्योर नहीं कर रही है डिसीज़ को, ठीक है, पर वो ड्रग है तो उसका पता नहीं है कुछ भी क्या क्या ठीक करती है, ठीक है, तो ऐसी ड्रग का भी हम मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। और मैन्युफैक्चर फॉर सेल ऑफ एनी ड्रग एंड कॉस्मेटिक कंटेन एनी हार्मफुल इंग्रेडिएंट, जो हार्मफुल इंग्रेडिएंट कंटेन करती है ऐसी ड्रग को हम मैन्युफैक्चर नहीं कर सकते। या मेंटेन एनालिटिकल रिपोर्ट ETC, तो मैन्युफैक्चर ऑफ सेल्स ऑफ एनी ड्रग एंड कॉस्मेटिक शुड भी फॉलो GMP को फॉलो करना चाहिए, ठीक है, और मेंटेन करना चाहिए अपनी एनालिटिकल रिपोर्ट, मंथली रिपोर्ट को, ठीक है। तो ये हमारे प्रोविजन एंड मैन्युफैक्चरिंग सेल्स ऑफ सर्टेन ड्रग, ठीक है। अब देखते हैं लोन लाइसेंस, रीपैकेजिंग लाइसेंस
और कंडीशन फॉर ग्रांट लाइसेंस, कंडीशन फॉर ग्रांट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग टेस्ट एग्जामिन एनालिसिस, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ न्यू ड्रग। तो ये पूरा टॉपिक है हमारा, लास्ट टॉपिक है ये, ठीक है, यूनिट 1 का। तो इसमें देखेंगे कंडीशंस कौन कौन सी अप्लाई होती हैं। तो कंडीशन फॉर ग्रांट लाइसेंस एंड कंडीशन फॉर लाइसेंस फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग। तो कितने टाइप की लाइसेंस होते हैं? टोटल 6 टाइप के लाइसेंस हैं। पहला मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग फॉर एग्जामिन, अगर एग्जामिन करना है तो उसके लिए क्या क्या कंडीशंस हैं उस लाइसेंस के लिए, ठीक है। या एनालिसिस करवानी किसी ड्रग की, अब या मैन्युफैक्चरिंग करनी हो नई ड्रग की, ठीक है, उसके लिए क्या क्या कंडीशन है। मैन्युफैक्चरिंग अंडर लॉन लाइसेंस, ठीक है, अगर हमें लॉन लाइसेंस लेके हम ड्रग की मैन्युफैक्चरिंग करवा रहे हैं। और लाइसेंस फॉर रीपैकेजिंग, मतलब कोई ड्रग टूट गई है, हमें उसकी रीपैकिंग करनी है तो उसके लिए भी लाइसेंस है, ठीक है। लाइसेंस फॉर मेंटेन शेड्यूल C1 एंड X ड्रग के लिए, ठीक है। लाइसेंस फॉर प्रोडक्शन ऑफ बायोलॉजिकल या स्पेशल प्रोडक्ट शेड्यूल C एंड C1 के, ठीक है, तो उनके लिए भी लाइसेंस है, ठीक है। तो पहला देखते हैं मैन्युफैक्चरर ऑफ ड्रग फॉर एग्जामिन और टेस्ट और एनालिसिस के लिए। तो बेसिकली हम ऐसी ड्रग का मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, क्या क्या कंडीशन है उनके लिए। तो मैन्युफैक्चरिंग ड्रग शुड बी कंटेनर बियर अप्रोप्रिएट लेवल होना चाहिए उनके ऊपर है। और कंडीशन द पर्पस ऑफ टेस्ट और एनालिसिस, किस कंडीशन के हम उसके टेस्ट कर रहे हैं, उनका क्या पर्पस है, तो वो उन ड्रग का हम मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं, ठीक है। और द ड्रग शुड बी यूज इन पर्पस फॉर विच दे आर मैन्युफैक्चर्ड, तो उनका यूज जिस पर्पस से हो रहा है उसी पर्पस से उनको मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हैं। और द नेम एंड एड्रेस ऑफ मैन्युफैक्चर साइंटिफिक नेम ऑफ ड्रग होना चाहिए, ठीक है। और लाइसेंस नंबर, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर शुड भी प्रोवाइड होनी चाहिए ड्रग के ऊपर, ठीक है। द मैन्युफैक्चर शुड बी मेंटेन इंस्पेक्शन एंड बुक द साइंस टू बी शोन द इंस्पेक्टर, मतलब इंस्पेक्टर आके कभी भी उस बुक को देख सकता है। तो ये मैन्युफैक्चरिंग फॉर न्यू ड्रग या एग्जामिनेशन टेस्ट एंड एनालिसिस के लिए था। अब व्हाट आर द कंडीशन फॉर ग्रांट फॉर लाइसेंसिंग, कंडीशन फॉर लाइसेंसिंग ऑफ मैन्युफैक्चरिंग न्यू ड्रग। तो बेसिकली कंडीशन फॉर ग्रांट टू लाइसेंस ऑफ नई ड्रग, हम कोई भी नई ड्रग बना रहे हैं तो उसके लिए सबसे पहले जो पर्सन होगा वो स्टार्टिंग करेगा कहाँ से, अपने सेवरल कंडीशन अकॉर्डिंग टू ड्रग कंसेसिटिव अकेडमी होती है, उसके द्वारा DCA के द्वारा जो रूल्स बनाए गए हैं उसके द्वारा नई ड्रग को बनाएगा उसकी मैन्युफैक्चरिंग। देन सेंट्रल गवर्नमेंट एम्पायर टू प्रोहिबिट मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स ऑफ एनी फॉर्मुलेशन पब्लिक इंटरेस्ट, और जो ड्रग बनाएगा वो क्या होनी चाहिए, पब्लिक के लाभ के लिए होनी चाहिए, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ लाइसेंस ग्रांट, कौन कौन से लाइसेंस ग्रांट होते हैं, तो ये हम ऊपर भी देख चुके हैं। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ड्रग ऑफ एग्जामिनेशन टेस्ट, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ न्यू ड्रग, मैन्युफैक्चरिंग अंडर लॉन लाइसेंस, तो ये ऊपर भी देख चुके हैं, ठीक है। अब मैन्युफैक्चरिंग ऑफ न्यू ड्रग कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं, तो बेसिकली द एडिशन ऑफ प्रीवियस प्रोविजन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ड्रग शुड बी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस होना चाहिए, किस पर्पज से हम उसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ठीक है। और उसको शेड्यूल वाई के अंदर वो पास होनी चाहिए, क्लिनिकल ट्रायल उसका पास होना चाहिए उस ड्रग का, ठीक है। अब देखते हैं लॉन लाइसेंस और रीपैकेजिंग लाइसेंस क्या होना चाहिए। तो ये बेसिकली कंडीशन थी नई ड्रग को मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए, ठीक है। अब लॉन लाइसेंस और रीपैकेजिंग, अब लॉन लाइसेंस का मतलब हमें अपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी खोलनी हो, हम उसको सरकार के द्वारा लोन लेके खोलेंगे, ठीक है। तो जो लोन लेता है उसके पास एक पर्सन, किसके लिए लोन लेता है, ये पर्सन या अप्लीकेंट हु डज नॉट हैव लोन रीअरेंजमेंट या फैक्ट्री नहीं है जिसके पास, तो वो लोन ले सकता है सरकार से, ठीक है, ड्रग फैक्ट्री खोलने के लिए। मैन्युफैक्चरिंग बट हु विश टू एबल टू मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ओन्ड बाई अनदर लाइसेंस सच एस लाइसेंस आर कॉल्ड लॉन लाइसेंस, ठीक है। तो जिस लाइसेंस के द्वारा वो अपनी कंपनी खोलता है सरकार के द्वारा, ठीक है, तो वो होता है लॉन लाइसेंस, ठीक है। और लॉन लाइसेंस इशूड होते हैं 2 तरह के, पहला होता है शेड्यूल C1 और X की ड्रग के लिए, या शेड्यूल C या C1 की ड्रग के लिए, ठीक है। तो प्रोसीजर क्या होता है इसके लिए, सबसे पहले लाइसेंस ऑब्टेन फ्रॉम लाइसेंसिंग अथॉरिटी से लाइसेंस लेते हैं, देन उसको FDA के द्वारा अप्रूवल करवाते हैं। देन एन एप्लीकेंट प्रिस्क्राइब्ड फॉर्म नंबर 24A 27N और फीस देनी पड़ती है उसको 6000 से लेके 1500 तक की फीस देनी होती है, ठीक है। और जो कंडीशन होती है फुलफिल्ड एंड लाइसेंस को फॉर्म नंबर भरना पड़ता है 25A एंड 28A, ये लोन लेने के लिए, ठीक है। अब उसके लिए कंडीशंस क्या क्या होती हैं कि जो अप्लीकेंट होना चाहिए मस्ट बी सपोर्टेड टू पेरेंट फ्री, जो भी उसके पास पूरा फॉर्म होगा वो पूरा तरीके से अच्छा होना चाहिए। देन जो ड्रग इंस्पेक्टर होगा वो इंस्पेक्ट कर सकता है उस एरिया को कभी भी आके, ठीक है।
देन मैन्युफैक्चरिंग प्रॉपर रिकॉर्ड रखनी चाहिए पड़ेगी, उसे मेंटेन करना पड़ेगा। देन अब लास्ट बचा है हमारा रीपैकेजिंग लाइसेंस। तो बेसिकली रीपैकेजिंग लाइसेंस, जब मान लो कोई ड्रग है वो क्या हो गई है, ट्रांसपोर्ट होते समय क्या हो गई, टूट वगैरह गई है, ठीक है, तो उस ट्रक की हमें रीपैकेजिंग करवानी है, तो उसके लिए भी लाइसेंस होता है। तो प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग अप टू एनी ड्रग फ्रॉम बल्क, मतलब कोई बल्क कंटेनर उसका टूट गया तो उसके लिए रीपैकेजिंग फ्रॉम बल्क कंटेनर टू इनटू स्मॉल पैकेजेस एंड लेवल विथ ए व्यू to their sale and distribution. Repackaging of drug is granted for drug and then schedule C and C1. तो उन ड्रग के लिए दिया जाता है रीपैकेजिंग जो शेड्यूल C या C1 और एक्ट के अंडर में नहीं आती हूँ, ठीक है। और देन इसका प्रोसीजर क्या है कि हमें लाइसेंस जो अफोर्ड करता है वो उसके लिए फ़ीस होती है 500 to 200 तक, ठीक है, और इसके लिए फॉर्म भरना पड़ता है 24B। तो ये बेसिकली हमारे कंडीशंस हैं। तो जो कंडीशन क्या क्या है, अगर हमें रीपैकेजिंग लाइसेंस चाहिए तो उसके लिए एडिक्वेट स्पेस होनी चाहिए उसके पास, इक्विपमेंट शुड भी होने चाहिए जिस इक्विपमेंट में वो फिल करेगा ड्रग को, ठीक है, और रीपैकेजिंग मस्ट बी सुपरवाइज इन कंप्लीट पर्सन, जो हमारा कंपनी का पर्सन होगा उसके अंडर में होना चाहिए। देन लाइसेंस जो होगा शुड बी अलाउ फॉर ऑन इंस्पेक्टर टू इंस्पेक्ट या रिकॉर्डेड द सैंपल ऑफ ड्रग, जो भी सैंपल पैक कर रहे हैं दोबारा रीपैक कर रहे हैं उसको रिकॉर्ड या टेस्ट करके आए, ठीक है, वो उसके द्वारा, किसके द्वारा, इंस्पेक्टर के द्वारा, ठीक है। देन एडुकेट स्टोरेज होनी चाहिए ड्रग की। तो ये बेसिकली हमारी फर्स्ट यूनिट थी पूरी, जो जूरिस्प्रूडेंस की थी। हमारी फर्स्ट यूनिट एंड होती है। थैंक यू।